हेलो एवरीवन। कैसे हो सब लोग? लेट्स स्टार्ट। कुछ लोगों के कुछ सवाल थे, लास्ट में कवर करते हैं। डन। कैसे हो आप सब लोग? एक बार चैट बॉक्स में फटाफट एक बार हाई लिख दो। कम ऑन एवरीवन, एक बार चैट बॉक्स में हाई लिख दो। एक्टिव हो जाओ। नोट पेन सब कुछ ले लो एंड बी रेडी कल की तरह। यस। ओके ओके। अच्छा, आप में से कितने लोग थे जिन्होंने कल सेशन अटेंड नहीं किया था? वो सिर्फ अभी फर्स्ट लिखेंगे, फर्स्ट, FIRST, फर्स्ट। जो आज अटेंड कर रहा है, कल वाला सेशन अटेंड नहीं किया था। ओके, मेनी ऑफ देयर आर फ्रॉम फर्स्ट। ओके ओके। डन। बहुत सारे लोग हैं जो फर्स्ट अटेंड कर रहे हैं। कोई बात नहीं। तो कल थोड़ा सा जो हमने डिस्कस किया था वो पहले स्टार्टिंग में हम डिस्कस करेंगे। ओके। और उसके बाद हम अब आगे के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि क्या क्या है। ठीक है। तो जो नए लोग हैं उनको मैं इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। माई सेल्फ नितेश पालीवाल, ट्रेनर एट बिग बुल क्लब प्राइवेट लिमिटेड। ओके। और मैं पिछले 7 साल से ट्रेडिंग कर रहा हूँ। और इन ट्रेनिंग इंडस्ट्री आई एम फ्रॉम लास्ट 3 इयर्स। बहुत सारे लोगों को ट्रेन किया है और ट्रेडिंग की जर्नी स्टार्ट करवाई और बहुत सारे लोगों के साथ ट्रेडिंग जर्नी की है। ओके। आई एम फ्रॉम अहमदाबाद। राइट। सो जो भी फर्स्ट जो आज ही सेशन अटेंड करे, जिन्होंने कल का सेशन अटेंड नहीं किया था, उनको मैं बता देता हूँ कि कल हमने सीखा था एक फॉर्मूला जिसे कहते हैं SST, सिस्टम, स्ट्रेटजी, टूल्स एंड टेक्निक्स। जिसको भी स्टॉक मार्केट में पैसा कमाना है, जो भी स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट करना चाहता है, अपना खुद का ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहता है, उनको सबसे पहले SST फॉर्मूला आना चाहिए, क्योंकि वो फॉर्मूले से ही आपका प्रॉफिट जर्नी या ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट होगा। तो SS क्या था? सिस्टम एंड स्ट्रेटजी। ओके। एंड T मीन्स टूल्स एंड टेक्निक्स। टूल्स में हमने देखा था इंडिकेटर्स, ऑसिलेटर्स, वीकली रिपोर्ट्स। ओके। बैक टेस्टिंग, ये सब टूल्स थे। और टेक्निक्स में हमारे पास क्या था? टारगेट टेक्निक, स्टॉप लॉस टेक्निक। उसके बाद क्या था? एनीवन कोई बता सकता है हमने कल कौन सी टेक्निक सीखी थी? एनीवन इज हियर? यस। टेक्निक्स के बारे में हमने कल सीखा था। स्टॉप लॉस टेक्निक, टारगेट टेक्निक। उसके बाद कुछ सीखा था हमने। यस एनीवन? मैसेज करो आप। और कौन सी टेक्निक दी? कम ऑन कम ऑन। स्टॉप लॉस टेक्निक, टारगेट टेक्निक, ये दोनों एक सिमिलर थी। और इसके साथ दो टेक्निक्स और थी जो मैंने बताया था, सबसे इंपॉर्टेंट रोल वही प्ले करती है। नो चार्ट इंडिकेटर नहीं। टू टेक्निक्स मोर रिमेनिंग। एनीवन? जिन्होंने कल का सेशन अटेंड किया था उनको पता होना चाहिए। तो 4 टेक्निक्स के बारे में हमने बात की थी, स्टॉप लॉस, टारगेट, ये दो। ठीक है। और दूसरे दो, टाइम फ्रेम एंड क्वांटिटी। राइट। तो कल हमने डिस्कस डिस्कस किया था SST फॉर्मूला। ओके। और जो कल डिस्कस किया था उसके ऊपर से हम कैसे ट्रेडिंग कर सकते हैं, कैसे स्ट्रेटजीज आपके पास होनी चाहिए और आपको कैसे ट्रेड करना चाहिए। ठीक है। उसके अकॉर्डिंग हम आज चार्ट्स के ऊपर बहुत सारी चीजें एनालाइज करेंगे। और बहुत सारे लोग यहाँ पर बहुत ही फ्रेश है, जिनको स्टॉक मार्केट के बारे में 0.1% ही नॉलेज है या बिल्कुल ही नए हैं। तो उनके लिए थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड से स्टार्ट करूंगा। सब सारी चीजें जो ऑलरेडी ट्रेडिंग कर रहे हैं उनको हो सकता है कि ये सब चीजें पता हो, पर जो एकदम न्यू है उनके लिए हम मुझे थोड़ा सा स्टार्टिंग से सब कुछ करना पड़ेगा। राइट। तो मैं अब स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। अब हम थोड़ा सा PPTs के ऊपर जाते हैं। ओके।
डन। तो एकदम बहुत ही बेसिक इंट्रोडक्शन से हम लोग स्टार्ट करेंगे कि एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मार्केट। एक थोड़ा सा ओवरव्यू आप सबको होना चाहिए जो नए हैं उन लोगों को, कि दो हमारे पास एक्सचेंज है। एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो 1992 में एस्टेब्लिश हुआ था। उसके बाद बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो 1875 में एस्टेब्लिश हुआ था। वी हैव एमसीएक्स मींस मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज एस्टेब्लिश्ड इन 2003। एंड उसके बाद फॉरेक्स। ठीक है। उसके बाद आता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सेबी, रेगुलेटरी ऑफ गवर्नमेंट, जो इन सब चीजों पे देख रेख रखती है, वो है सेबी। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी का पूरा फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो सारे रेगुलेशंस स्टॉक मार्केट के रिलेटेड जो भी रेगुलेशंस है जो कुछ भी है उनके ऊपर ध्यान रखती है, और अगर उसमें कुछ भी प्रॉब्लम्स आती है तो सेबी हमें सॉल्व करके देती है। ये सिर्फ टर्मिनोलॉजीज है जो आपको पता होनी चाहिए। डन। उसके बाद आता है क्या, सबसे इंपॉर्टेंट, ब्रोकर। अब जिसको ट्रेडिंग चालू करना है तो ट्रेडिंग कहाँ से चालू करेगा, तो सबसे पहले उनके पास ट्रेडिंग अकाउंट होना चाहिए। ट्रेडिंग अकाउंट कौन करके देगा, तो ब्रोकर्स। बहुत सारे इंडिया में ब्रोकर्स है, ठीक है। तो कहीं कोई भी ब्रोकर के साथ आप ट्रेडिंग अकाउंट अपना खुलवा सकते हो, और ट्रेडिंग अकाउंट खुलने के बाद ही आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। तो जो भी सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट क्या बोलते हैं स्टॉक मार्केट में काम स्टार्ट करना चाहते हैं, उनको ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करवाना है। किसी भी ब्रोकर के साथ आप ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर सकते हो। ब्रोकर सिर्फ आपको अकाउंट्स की फैसिलिटी देंगे, वो आपको अकाउंट ओपन करके देंगे जिसके ऊपर आप ट्रेडिंग कर सकते हो। ओके। टाइप्स ऑफ मार्केट, कल बहुत सारा डिस्कशन हमने किया था। ओके। उसके बाद अब हम मार्केट्स पे आ जाते हैं। तो तीन टाइप के मार्केट है, एक तो कैश मार्केट, एक फ्यूचर मार्केट एंड एक ऑप्शन मार्केट। ओके। तो कैश मार्केट मतलब क्या होता है, कैश मार्केट मतलब रिलायंस का एक स्टॉक है जिसकी वैल्यू अगर 2300 रुपीज है, 2300 रुपये का एक शेयर है। ओके। तो आपको अगर एक रिलायंस का शेयर लेना है कैश मार्केट मीन्स डिलीवरी मिलती है उसमें, तो आपको पूरे 2300 रुपये पे करने पड़ेंगे, तो ही आपको एक शेयर मिलेगा, ठीक है। बहुत मैं ऊपर ऊपर से बेसिक्स कवर कर रहा हूँ, तो नए लोग प्लीज ध्यान से सुनना। आपने बहुत सारी चीजें इसमें से सुनी हुई होगी, बट फिर भी आपको बताना हमारा फर्ज है तो हम बता रहे हैं, ठीक है। कैश मार्केट मीन्स डिलीवरी मार्केट, जहां पर आपको जितने रुपए का शेयर है उतने रुपए भरकर आप वो शेयर ले सकते हो। ओके। उसके बाद आता है फ्यूचर मार्केट, जो होता है कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडिंग। तो इसमें आप एक शेयर दो शेयर नहीं ले सकते हो, इसमें आपको अकॉर्डिंग टू लॉट आपको स्टॉक मिलेंगे। जैसे एक लॉट में अगर 200 शेयर है तो 200 शेयर मिलेंगे, 500 शेयर है तो 500 शेयर मिलेंगे। और ये मंथली बेस का कॉन्ट्रैक्ट होता है जो हमें कम पैसों पे मिलता है, ठीक है। और ऑप्शन मार्केट, लगभग लगभग कोई भी ऐसा नहीं होगा जो इस मार्केट से अनजान हो। बहुत सारे लोग आफ्टर कोरोना ऑप्शन मार्केट्स में एंटर हो गए, और जिसको जैसे जो भी समझ में आ रहा है वो करता जा रहा है, करता जा रहा है, करता ही जा रहा है, ठीक है। बट जो बिगनर्स है, जिनको मार्केट का एक्सपीरियंस नहीं है, वो ऑप्शन मार्केट से बिल्कुल दूर रहिए, क्योंकि ऑप्शंस करने के लिए आपको एडवांस लेवल का ट्रेडिंग, एडवांस लेवल की स्ट्रेटजीज आपके पास होनी चाहिए। कोई भी आपको बोल रहा है कि बहुत सिंपल है, 5,000 रुपये लगाकर 5,000 रुपये ले लो, 2,000 लगाकर 1,000 ले लो, तो बिल्कुल उन सब बातों में आना नहीं है, क्योंकि प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल होता नहीं है। 100 ट्रेड में से 2 ट्रेड में अगर कॉल ऑप्शन में पैसा डबल हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि ऑप्शन के हर ट्रेड में आप पैसा डबल करोगे। तो बिगनर्स और जो मीडिएटर लेवल के हैं उनको तो ऑप्शन के बारे में सोचना ही नहीं है, वो सबसे पहले कैश मार्केट और फ्यूचर मार्केट में अपना काम स्टार्ट करे, ऑप्शंस में बिल्कुल भी जाना नहीं है। ओके। एटलीस्ट आपको 1 साल के 1 साल से ऊपर का जब ट्रेडिंग का एक्सपीरियंस हो जाए, उसके बाद आप ऑप्शंस के बारे में सोच सकते हो। उससे पहले आपको कभी भी ऑप्शंस में कुछ भी ट्राई करना नहीं है, कोई भी कितना भी बोले फिर भी नहीं। आपको कितना ही लगे कि यहाँ से बहुत आसानी से पैसे आ सकते हैं, बट हमें वहां से कुछ भी लेना करना नहीं है। ओके। उसके बाद इंट्रोडक्शन टू टेक्निकल एनालिसिस, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आती है वो है ये। स्टॉक मार्केट में काम करने के दो तरीके हैं, दो तरीके से आप एनालिसिस कर सकते हो। एक होता है फंडामेंटल एनालिसिस और एक होता है टेक्निकल एनालिसिस। अब फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए आपको कोई भी कंपनी के शेयर या कोई भी कंपनी के बारे में बहुत ही डिटेल्ड एनालिसिस करना पड़ता है।
बैलेंस शीट्स हो गई, फिर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट हो गया, उसके बाद बोलते हैं ऑर्डर्स बुक हो गई। ये बहुत सारी चीजें हमें करनी पड़ेगी, देखनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी। तो ये सब कौन कर सकता है? जिसने इसकी पढ़ाई की हुई है, जो सी ए जो बड़े जो फाइनेंशियल जिसने डिग्रीज ले रखी है, उनको ये सब चीजें पता चलती है। तो कॉमन पर्सन, कॉमन मैन के लिए फंडामेंटल एनालिसिस करना थोड़ा सा मुश्किल है, उसको चीजों को, टेक्निकलिटी को समझना मुश्किल है। बट इंटरनेट और टेक्नोलॉजीज के माध्यम से जो सबसे बड़ा चेंज आया है वो आया है चार्ट्स। ओके, टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हर कॉमन मैन को स्टॉक मार्केट में काम करने का हेल्प आउट कर सकता है। जस्ट अ मिनट। यस, टेक्निकल एनालिसिस एक वो सब्जेक्ट बन गया है जो किसी भी कॉमन पर्सन को भी स्टॉक मार्केट के अंदर ट्रेडिंग करना बहुत आसान कर सकता है। तो थोड़ी बहुत चीजें जो हमें समझनी है, तो आप भी टेक्निकल एनालिसिस कर सकते हो। ओके, टेक्निकल एनालिसिस में आता क्या है? सबसे पहले हम सीखेंगे बेसिक्स ऑफ टेक्निकल एनालिसिस, बेसिक assumptions एंड इंपॉर्टेंस ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। प्राइस डिस्काउंट इज एवरीथिंग एंड प्राइस मूवमेंट। ओके, प्राइस डिस्काउंट इज एवरीथिंग। मार्केट ऊपर जाता है तो मार्केट नीचे भी आता है, मार्केट कभी भी सीधा सीधा ऊपर जाता नहीं है। तो मार्केट को सही प्राइस पे, सही जगह पर प्राइस को आने दो, तभी हमें कोई भी स्टॉक या किसी भी फंडा में, सॉरी, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में पैसा लगाना है। ऐसा नहीं कि ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, 10 जने बोल रहे तो हमने ट्रेड कर दिया, या हमने ट्रेड किसी के कहने से बाई कर दिया। नहीं, हमें, हम खुद, अगर आप, एक बहुत ही आसान एग्जांपल से हम समझते हैं, ठीक है, कि अगर आप खुद एक बिजनेसमैन हो, ठीक है, और आप खुद एक बिजनेस कर रहे हो, तो अगर आप कोई भी चीज बाय करोगे कहीं से भी, ठीक है, रॉ मटेरियल का कुछ भी हो गया, आप किसी से भी वो चीज बाय कर रहे हो, तो आप हमेशा सस्ते भाव पे लोगे, और उसको ऊपर आपका मार्जिन रखकर आप उसको सेल आउट करोगे। तो स्टॉक मार्केट भी सेम टू सेम वैसा ही एक बिजनेस है, ठीक है, जिसमें हमें सस्ते भाव पर लेना है और महंगे भाव पर बेचना है। ठीक है, तो ये पता कैसे चलेगा कि ये सस्ता है या ये महंगा है? तो टेक्निकल एनालिसिस आपको हेल्पफुल हो जाएगा कि आप ये भाव सस्ता है या महंगा है। ओके, तो सस्ते पे लेना है, महंगे पे बेचना है, ये सुनने में और बोलने में बहुत ही आसान, और आपको लगता होगा कि हाँ चलो कोई बात नहीं, समझ में आ गया, सस्ते पे लेना है और महंगे पे बेचना है। पर वो सस्ता भाव, वो प्राइस क्या है, वो नहीं पता। वो महंगा भाव जो, जहां पर हमें सेल करना है, वो हमें नहीं पता। तो वो सब हमें सीखना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम। यस, एक सेकेंड ना, बीच बीच। यस, बेसिक्स ऑफ टेक्निकल assumptions। मार्केट डिस्काउंट इज एवरीथिंग। मार्केट आपका भाव आपको देगा। अब किसी को भी कोई भी क्वेश्चन है तो हम लास्ट में Q&A सेशन रखेंगे, उसमें पूछ सकते हैं, ठीक है। मार्केट डिस्काउंट इज एवरीथिंग। मार्केट आपको प्राइस देगा, अच्छा प्राइस देगा, कभी भी कोई भी स्टॉक बाय करने के लिए। बस वो प्राइस आए, तो सबसे पहले तो वो कौन से प्राइस तक हमें रुकना है वो पता होना चाहिए, और उस प्राइस तक आने के लिए, आने तक का आपको इंतजार करना पड़ेगा। मीन्स थोड़ा सा पेशेंस आपको ट्रेड करने से पहले रखना पड़ेगा। ट्रेड करने के बाद तो पेशेंस रखना ही है, बट ट्रेड करने से पहले आपको पेशेंस रखना बहुत बहुत जरूरी है। प्राइस मूव्स इन ट्रेंड, हमें सबको पता है। कोई भी स्टॉक मार्केट का, कोई भी कंपनी का आप चार्ट उठाकर देख लो, कोई भी कंपनी का एनालिसिस कर लो, प्राइस मूव्स इन ट्रेंड। अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड एंड साइडवेज ट्रेंड, ये तीनों ट्रेंड हमें पता तो है, बट कौन से ट्रेंड में कब कैसे काम करना है वो हमें पता नहीं है। बट प्राइस हमेशा ट्रेंड में ही मूव करता है। हिस्ट्री टेंड्स टू रिपीट इटसेल्फ। जैसा पीछे हुआ है वैसा का वैसा आगे होने की संभावनाएं होती है। मींस मार्केट नीचे जाकर
ही ऊपर आएगा और ऊपर जा रहा है तो नीचे आएगा। इसका कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि मार्केट ऊपर और नीचे दोनों साइड मूवमेंट्स देता है, कभी भी मार्केट सिंगल साइड मूवमेंट वैसे देता नहीं है। ओके, तो टेक्निकल एनालिसिस हमें ये सब चीजें समझने में काम करेगी। इंपॉर्टेंस ऑफ टेक्निकल एनालिसिस, नॉट जस्ट फॉर स्टॉक्स। ये सिर्फ कोई स्टॉक या इसके बारे में नहीं है कि हमें ये स्टॉक के बारे में ही बताएगा या फिर स्टॉक पर ही ये चीजें काम करेगी। कोई भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हो वर्ल्ड का कोई भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, उस पर टेक्निकल एनालिसिस काम करता है। फोकस इज ऑन प्राइस। ओके, टेक्निकल एनालिसिस का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है प्राइस। जैसे गुजराती हो तो आपको, आपने एक डायलॉग सुना होगा, भावज भगवान से, राइट? तो प्राइस ही है जो सब कुछ है। राइट प्राइस आपको जिस दिन पता चल गया, उस दिन से आप स्टॉक मार्केट में पैसा कमाना स्टार्ट कर लोगे। तो प्राइस, राइट प्राइस हमें टेक्निकल एनालिसिस बताता है। सप्लाई, डिमांड एंड प्राइस एक्शन, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि हमें सप्लाई जोन डिमांड जोन पता चल गया तो हम कोई भी प्राइस एक्शन को पकड़ सकते हैं। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, assist with entry point, टेक्निकल एनालिसिस ऑल्सो हेल्पफुल फॉर कंट्रोलिंग रिस्क। सबसे बड़ा जो फैक्टर है जो फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस को अलग करता है, वो है रिस्क कंट्रोलिंग। टेक्निकल एनालिसिस में हम रिस्क बहुत अच्छी तरह से मैनेज कर सकते हैं, फंडामेंटल के अकॉर्डिंग हम रिस्क इतना मैनेज कर सकते नहीं है, क्योंकि फंडामेंटल रिपोर्ट्स क्वार्टरली, वीक, ईयरली, हाफ ईयरली उस तरीके से आती है। तो हमने किसी कंपनी का वैसा फंडामेंटल देखकर कुछ भी किया होता है तो क्या होता है कि जब कंपनी में कुछ खराब हो गया और प्राइस नीचे आ गया, उसके बाद हमें पता चलने वाला है कि हाँ यार कुछ गड़बड़ हुई है और अब भाव नीचे आ गया है। टेक्निकल एनालिसिस में क्या होता है कि कुछ खराब होने से पहले हमें पता चल सकता है कि ये भाव नीचे आ रहा है या ये स्टॉक में ड्रॉ डाउन आ सकता है या कुछ भी हो सकता है। तो टेक्निकल एनालिसिस हमें वहां ज्यादा हेल्पफुल करता है। अगर फंडामेंटल एनालिसिस हमारा, अगर आपने कोई स्टॉक 1000 रुपीज पे बाई किया है, ठीक है, फंडामेंटल एनालिसिस करके, तो हो सकता है आपको वो एग्जिट करवाते करवाते कुछ पता चले आपको कब मुझे एग्जिट करना है, तब तक वो 800 रुपीज ऑलरेडी आ चुका हो, मीन्स 200 रुपए का ऑलरेडी लॉस आपको चल रहा होगा। बट टेक्निकल एनालिसिस में क्या होगा कि 1000 रुपए का स्टॉक आपने बाई किया है ना, तो हो सकता है अगर आपका प्रॉपर नॉलेज और सब कुछ है तो आप 950 पर ही एग्जिट कर लो। एग्जिट तो आपको 800 पे भी करना है, एग्जिट आपको 950 पे भी कर रहा है, बट टेक्निकल एनालिसिस की वजह से आप ये रिस्क कंट्रोल कर सकते हो। मिनिमम लॉस और मैक्सिमम प्रॉफिट टेक्निकल एनालिसिस से आ सकता है, फंडामेंटल एनालिसिस से ज्यादा। ओके, रिस्क कंट्रोल इज मोर इंपॉर्टेंट देन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। प्रॉफिट ज्यादा लेना इंपॉर्टेंट नहीं है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है रिस्क कंट्रोल करके चलना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंस था टेक्निकल एनालिसिस का, जो अगर किसी को नोट डाउन करना हो तो कर सकते हो, ठीक है। नॉट जस्ट फॉर स्टॉक्स, फोकस ऑन प्राइस, सप्लाई डिमांड एंड प्राइस एक्शन, सपोर्ट रेजिस्टेंस, असिस्ट विद एंट्री पॉइंट्स। टेक्निकल एनालिसिस ऑल्सो हेल्पफुल इन कंट्रोलिंग रिस्क, रिस्क कंट्रोल इज मोर इंपॉर्टेंट देन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। ठीक है, ये ऊपर ऊपर से हम ओवरव्यू ले रहे हैं मार्केट का कि क्या क्या टेक्निकल टर्म्स हमें सुनने में आती है और उन सब चीजों का मतलब क्या रहता है। ओके, अब सबसे इंपॉर्टेंट आता है, कोई भी स्टॉक मार्केट में काम कर रहा है तो सबसे पहले उसके मोबाइल में चार्ट्स ओपन होते ही है, लोग भाव ऊपर नीचे देखते ही है। तो जो ऊपर नीचे जो हो रहा है उसे कहते हैं कैंडल स्टिक। जो आप रेड कलर और ग्रीन कलर के बार्स देखते हो, वो बार्स क्या है? वो है कैंडल स्टिक। अब कैंडल स्टिक कैसे बनती है, आप, हो सकता है आप में से बहुत सारों को पता है, बट कुछ लोग बहुत न्यू हैं, तो उनके लिए हम कवर करेंगे कि कैंडल स्टिक क्या है। चलिए, दो मिनट वेट कीजिएगा ना, सिर्फ 2 मिनट।
यस, व्हाट इज कैंडलस्टिक? कैंडलस्टिक चार्ट इज अ स्टाइल ऑफ अ फाइनेंशियल चार्ट यूज्ड टू डिस्क्राइब प्राइस मूवमेंट। कैंडलस्टिक हमें प्राइस मूवमेंट बताती है। ओके, कैसे? कोई भी मार्केट जब स्टार्ट हो रहा है या जो फर्स्ट प्राइस आ रहा है उसको हम बोलेंगे ओपन प्राइस। कोई भी चार्ट जब बनता है, उस चार्ट के ऊपर जब भी कोई भी कैंडल बनती है, ठीक है, तो जो फर्स्ट प्राइस आ रहा है 9 बजे से 9:15 के बीच में जो फर्स्ट प्राइस प्रिंट हो रहा है, ठीक है, उसे हम कहेंगे ओपन प्राइस। ओके, अब वो ओपन प्राइस से अगर मार्केट नीचे जा रहा है, मींस प्राइस अगर ओपन प्राइस से नीचे गया है, तो वो कैंडल कैसी बनेगी? कुछ इस तरीके से बनेगी, और ये यहां पर आकर क्लोज हुआ है। और अगर मार्केट ओपन होने के बाद ऊपर जा रहा है, मींस जो प्राइस से मार्केट ओपन हुआ वहां से प्राइस कहां गया? ऊपर गया। अगर 100 रुपए पे ओपन प्राइस है और अगर स्टॉक का प्राइस 102 मींस 2 रुपए ऊपर गया, तो कुछ ऐसी ग्रीन कलर की कैंडल बनेगी। और अगर 100 रुपीज पे ओपन हुआ और 98 रुपीज गया, मीन्स 2 रुपए नीचे गया, तो रेड कलर की कैंडल बनेगी। सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि रेड और ग्रीन आपको इंटीमेट क्या करता है, बताता क्या है। तो रेड कलर की कैंडल मींस मार्केट प्राइस नीचे जा रहा है, और ग्रीन कलर की कैंडल मींस मार्केट प्राइस ऊपर जा रहा है। ओके, कैंडल फॉर्मेशन रीजन ये हमने देख लिया। वाई कैंडल टर्न्स रेड? ओपन प्राइस अगर 1000 रुपीज है और प्राइस फॉल्स डाउन 500 तक, तो कैंडल कुछ इस तरीके की रहेगी। और 500 तक तो नीचे गया। ओके, अब ये चीज आप समझना, जो भी नए हैं जिनको कैंडल्स ही समझ में नहीं आ रही है, तो वो कैंडल्स को समझना सबसे पहले कि अगर ओपन प्राइस 1000 रुपीज है और वहां से मार्केट नीचे गया है 500 तक, और 500 से वापस रिकवरी हुई और ऊपर जाकर क्लोज हुआ, मींस 1000 से नीचे और 500 से ऊपर, मींस 750 पे अगर क्लोजिंग हुआ है, तो आपको कुछ इस टाइप की कैंडल दिखेगी। तो फर्स्ट हम जो टर्मिनोलॉजी वो समझते हैं कि जो रेड कलर का जो बॉक्स दिख रहा है उसे हम कहते हैं बॉडी, बॉडी ऑफ द कैंडल। ठीक है, उसके बाद जो आपको यहां पर एक ब्लैक कलर का शेडो दिख रहा होगा, मींस जो 500 से लेकर 750 तक जो रिकवरी हुई, उसको हम क्या बोलेंगे? शेडो ऑफ द कैंडल। ओके, उसके बाद जो 750 है यहां पर, वो क्या है? क्लोजिंग प्राइस। और 500 आपका क्या होगा? लो, मींस वो कैंडल का लो कितना था? 500 रुपीज तक का। ठीक है, तो 1000 पे ओपन हुआ, 500 का उसने लो किया और 750 पे क्लोजिंग हुआ। तो ओपन प्राइस से कम क्लोज प्राइस है तो हमेशा कैंडल रेड कलर की ही बनेगी। ओपन प्राइस से कैंडल ओपन प्राइस से क्लोजिंग प्राइस कम है तो हमेशा कैंडल कैसी बनेगी? रेड कलर की, और वो कैंडल आपको कुछ इस तरीके से दिखेगी। ओके, वाई कैंडल टर्न्स रेड। उसके बाद सेम क्या बनेगी? ग्रीन कलर की कैंडल। तो वो कैसी है बनेगी? 1000 ओपनिंग प्राइस है, वहां से प्राइस कहां गया है? ऊपर गया, कहां तक? 2000 रुपीज तक। उसके बाद मार्केट वापस नीचे आया और 1500 पे क्या हुआ? क्लोजिंग हुआ। तो 1000 ओपनिंग प्राइस, अब 2000 वो आपका क्या बन गया? हाई। रेड कलर की कैंडल में क्या था? वो लो 500 रुपीज। अब यहां पर हाई क्या है? 2000, मींस मैक्सिमम मार्केट कौन से प्राइस तक ऊपर गया, और वहां से वापस अगर नीचे आ गया तो हमें ये शेडो दिखेगी। अगर ये 2000 पर ही क्लोज हो जाता तो ये शेडो नहीं आती, ये कैंडल ऐसी की ऐसी रह जाती। बट हाईएस्ट पॉइंट पे जाकर मार्केट वापस कहां आया? नीचे आया है, मींस 2000 से 1500 आया है, इसलिए आपको ये शेडो शो हो रही है। तो मार्केट ग्रीन कलर की कैंडल आपको ऐसे बताएगा। और यहां पर ओपनिंग प्राइस इज लेसर देन क्लोजिंग प्राइस। ओपनिंग प्राइस हमेशा कम होगा क्लोजिंग प्राइस से। और रेड कलर की जो कैंडल बनती थी उसमें क्या था कि ओपनिंग प्राइस इज ग्रेटर देन क्लोजिंग प्राइस।
तो जो भी नए लोग हैं वो नोट डाउन कर दीजिए कि रेड कलर की कैंडल कभी भी जो भी बनेगी उसका में ओपन प्राइस ज्यादा होगा क्लोजिंग प्राइस से, और ग्रीन कलर की जो कैंडल बनेगी उसमें ओपन प्राइस कम होगा क्लोजिंग प्राइस से। ओके, तो बहुत हम बेसिक्स कवर कर रहे हैं कि कैंडल रेड और ग्रीन बनती कैसे और क्यों बनती है और उसका मतलब क्या है। ठीक है, तो रेड कलर की कैंडल मतलब प्राइस नीचे गया है और ग्रीन कलर की कैंडल मतलब प्राइस ऊपर गया है। ठीक है, अब व्हाट इज चार्ट। जब बहुत सारी कैंडल्स ऐसी एक एक साथ बहुत सारी कैंडल्स आ जाती है तो कैंडल स्टिक चार्ट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ऑफ प्राइस डेटा इन स्टॉक मार्केट। चार्ट क्या होता है? चार्ट का मतलब बहुत सारी कैंडल्स एक साथ मिलकर एक चार्ट बनाती है जिसके अंदर प्राइस अप एंड डाउन हमें पता चलता है, जो हम आगे देखेंगे। ठीक है, चार्ट्स बहुत सारे टाइप्स के चार्ट होते हैं, लाइन चार्ट, बार चार्ट, कैंडलस्टिक चार्ट। जो अभी सबसे ज्यादा चल रहा है और जिस पे अभी सबसे ज्यादा एनालिसिस होता है और जो लोग जो ट्रेडर्स अभी कोई चार्ट पैटर्न फॉलो कर रहे हैं तो वो है कैंडलस्टिक चार्ट। ठीक है, ये जापानीज कैंडलस्टिक चार्ट है जिसमें बहुत ही सिंपल तरीके से हमें पता चलता है कि स्टॉक का प्राइस ऊपर गया था या नीचे गया था। ठीक है, तो कैंडल्स का बेसिक्स हो गया। ठीक है, कैंडल कैसे बनती है वो हमने देख लिया। उसके बाद आता है ट्रेंड। कि ट्रेंड एनालिसिस मतलब क्या? ट्रेंड एनालिसिस इज अ टेक्निक यूज्ड इन टेक्निकल एनालिसिस दैट अटेम्प्ट्स टू प्रिडिक्ट फ्यूचर स्टॉक प्राइस मूवमेंट बेस्ड ऑन रिसेंटली ऑब्जर्व्ड ट्रेंड डेटा। स्टॉक मार्केट में कहा जाता है ट्रेंड इज योर फ्रेंड। जिसको ट्रेंड एनालिसिस करना आ गया वो मोमेंटम वाले ट्रेड्स बहुत ही अच्छी तरीके से ले सकते हैं। मींस कोई स्टॉक का प्राइस 100 रुपए से 150, 200, 250 रुपए तक गया तो वो क्या हो गया, एक बहुत बड़ा प्रॉफिट हुआ, तो वो एक ट्रेंड में जाएगा। तो आपको एक साथ एक ट्रेंड में रहना पड़ेगा तभी हम उसको समझ पाएंगे। प्लीज यहाँ पर ट्रेंड एनालिसिस में ये किसी ने देवांग करके कौन है ये चार्ट बना रहा है, सर मत बनाइए प्लीज। ठीक है, तो ट्रेंड मीन्स हमें एक फ्लो में जब हम लेकर जाएंगे 100 रुपए से 110, 110 से 120, फिर वापस नीचे आया फिर वापस ऊपर गया, तो उसे हम ट्रेंड एनालिसिस कहते हैं। आपको सिंपल ट्रेंड एनालिसिस का मतलब होता है कि जो मोमेंटम ट्रेडिंग करता है जिसको एक बहुत अच्छा प्रॉफिट लंबा प्रॉफिट चाहिए उनको ट्रेंड एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। डन। अब हम देखते हैं कि ट्रेंड कितने टाइप के होते हैं। तो सबसे पहले आता है बुलिश ट्रेंड। तो बुलिश ट्रेंड आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा कि जहां पर कंटिन्यूसली मार्केट कहां जाता हुआ दिख रहा है आपको, ऊपर की साइड जाता हुआ दिख रहा है। बुलिश ट्रेंड इज एन अपवर्ड ट्रेंड इन द प्राइस ऑफ इंडस्ट्री स्टॉक और द ओवरऑल राइज इन ब्रॉड मार्केट इंडाइसेस कैटेगराइज्ड बाय हाई इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस। ओके, ट्रेंड क्या होता है, ये क्या है बुलिश ट्रेंड। इसमें आप देख सकते हो बहुत सारी कैंडल्स है, एक एक कैंडल ग्रीन ग्रीन ऊपर जा रही है, उसके बाद वापस थोड़ा सा नीचे आया, उसके बाद वापस ऊपर गया। तो ये जो है ना ऊपर जाना फिर नीचे आकर वापस ऊपर जाना, तो ये ट्रेंड कंटिन्यूएशन है। मींस ये प्राइस ऊपर जा रहा है, कंटिन्यू हो रहा है, तो ये अप ट्रेंड, इसे अप ट्रेंड कहते हैं। अप ट्रेंड और बुलिश ट्रेंड का मतलब सेम ही होता है। उसके बाद बुलिश ट्रेंड मींस ऊपर। अब क्या देख रहे हैं हम, बियरिश ट्रेंड। लगातार मार्केट अगर नीचे जा रहा होता है तो हम उसे क्या कहेंगे, बुलिश ट्रेंड कहेंगे। ओके, हम चार्ट्स पे समझेंगे बहुत जल्दी कि ट्रेंड्स कैसे हमें पता करने होते हैं। ठीक है, तो कुछ डाउन ट्रेंड कुछ इस तरीके से हमें दिखता है। डन। और एक होता है साइडवेज ट्रेंड। अब ये ट्रेंड कैसा है, इसमें बहुत सारे लोग स्टक हो जाते हैं, बहुत सारे ट्रेडर्स को यहाँ पर प्रॉब्लम आती है। जब मार्केट कंटिन्यू सिंगल साइड जाता है तब तो प्रॉफिट हो जाता है, पर जैसे ही मार्केट ने ट्रेंड चेंज किया और वो साइडवेज में आ गया तो बहुत सारे ट्रेडर्स स्टक हो जाते हैं कि यार साइडवेज हो गया, अब ना तो ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, ट्रेड क्या करें। ठीक है, तो साइडवेज ट्रेंड क्या होता है कि मार्केट एक दो प्राइस के बीच में स्टक हो गया है, अब ना ही वो ऊपर जा रहा है और ना ही वो नीचे जा रहा है, वो बस उसके बीच में ही ट्रेड प्राइस मूवमेंट होता जा रहा है, होते जा रहा है, होते जा रहा है। तो तीन टाइप के ट्रेंड होते हैं, बुलिश जिसमें मार्केट ऊपर जाता है, बियरिश जिसमें मार्केट नीचे आता है, और साइडवेज जिसमें मार्केट साइडवेज रहता है।
अब ऐसा नहीं है कि साइडवेज हो गया तो कभी ब्रेकआउट नहीं आएंगे, तो साइडवेज से ट्रेंड चेंज वापस होता ही होता है। ओके। ज्यादातर साइडवेज ट्रेंड कब होता है? जब मार्केट कंटिन्यू सिंगल साइड मूव किया है, तो जैसे ही अप ट्रेंड स्टार्ट हुआ तो अप ट्रेंड अप ट्रेंड अप ट्रेंड में चल रहा है, अब एक सर्टेन पॉइंट पर आकर मार्केट को रेस्ट लेना पड़ता है। तो जब वो रेस्टिंग कंडीशन में आता है तब वो धीरे धीरे साइडवेज होना स्टार्ट हो जाता है। और साइडवेज हो रहा है उसका मतलब या तो वो अप ट्रेंड और भी ज्यादा कंटिन्यू होगा, और या अब वो अप ट्रेंड खत्म हो गया और अब मार्केट डाउन ट्रेंड में आने वाला है। साइडवेज का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि साइडवेज होने के बाद ही मार्केट एक नया मोमेंटम कैप्चर करता है। नया मोमेंटम कैप्चर करता है मतलब कि जिस साइड वो जा रहा था उस साइड जाते जाते अब वो स्टॉप हो गया है। अब या तो वो और ऊपर जाना चाहता है स्टॉक, तो वहां पर वो एक बार साइडवेज करेगा, और या फिर अब अप ट्रेंड से अगर वो डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो रहा है तो वहां पर वापस आपको साइडवेज मार्केट दिखेगा। मींस साइडवेज, इससे हमें क्या समझ में आया कि जो साइडवेज होता है जब भी मार्केट, वो आपको एक नई दिशा देगा, चाहे वो ऊपर की साइड दे, चाहे वो डाउन साइड डाउनवर्ड दे या अपवर्ड दे, किसी एक साइड की दिशा आपको साइडवेज ट्रेंड के बाद मिलेगी ही मिलेगी। ओके। ये सारे हम चार्ट्स पे देखेंगे। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बहुत ही कॉमन वर्ड, लगभग सबको इसका मतलब पता होता ही है। इसका मतलब क्या है? सपोर्ट मीन्स क्या? सपोर्ट एक ऐसी जगह होती है जहां से स्टॉक बार बार बाउंस बैक करता है ऊपर की तरफ, और रेजिस्टेंस एक ऐसा लेवल होता है जहां से स्टॉक नीचे आने की कोशिश करता है, मतलब उसको वो लेवल क्रॉस करना मुश्किल हो रहा है। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है। सपोर्ट मींस जहां से स्टॉक हमें बताता है कि यहां से अब मैं ऊपर जा सकता हूं, और रेजिस्टेंस मींस वो लेवल जहां से स्टॉक हमें बताता है कि अब मैं शायद नीचे जा सकता हूं। बहुत ही सिंपल, इससे ज्यादा कुछ भी सपोर्ट रेजिस्टेंस में आता नहीं है। ये देखिए, अब जैसे ये मार्केट प्राइस आप देख सकते हो, रेड कलर की कैंडल्स, नीचे मार्केट गिर रहा है गिर रहा है गिर रहा है, उसके बाद मार्केट कहाँ गया? ऊपर गया। तो जिस लेवल पे वो रुका और जहां से उसने अपना ट्रेंड रिवर्स किया, ठीक है, मार्केट जो सिंगल ट्रेंड फॉलो कर रहा था वहां पर रुका जिस पॉइंट पे, और उस पॉइंट के बाद जहां पर मार्केट ने कंटिन्यूएशन वापस दिखाया, उसे हम कहेंगे सपोर्ट लेवल। मींस गिरता हुआ मार्केट रुका और वहां से वापस मार्केट ऊपर की तरफ जाना शुरू हुआ। ओके। तो ये थे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। वो था सपोर्ट, जस्ट अ मिनट, ठीक है। अब सपोर्ट का मतलब ये नहीं कि बहुत सारे रेड कैंडल्स बनी और एक ग्रीन कैंडल बनी तो वो सपोर्ट बन गया, नहीं। जहां से प्राइस पहले ऊपर गया हुआ हो वही एक्चुअल सपोर्ट, और वही एक्चुअल रेजिस्टेंस गिरा गिना जाएगा, जहां से पहले कुछ न कुछ मूवमेंट हुई हो। हम चालू मार्केट में सपोर्ट, दो कैंडल ग्रीन बन गई तो वो सपोर्ट बन गया, ऐसा होता नहीं है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस में लोग फंसते, और उनका हमेशा एनालिसिस कहीं ना कहीं गलत हो जाता है कि यार ये सपोर्ट था, यहाँ से तो ऊपर जाना चाहिए था, यहाँ से नीचे क्यों आ गया। वो आपको कल भी मैंने बताया था कि स्टॉक मार्केट आपको ट्रैप करेगा। आप अगर इमोशनल ट्रेडिंग कर रहे हो तो आप उसके अंदर ट्रैप हो जाओगे। दो कैंडल ग्रीन देखकर आपको लगेगा कि अब मार्केट ऊपर जाने वाला है, आप उसको सपोर्ट समझ लोगे, बट बिल्कुल भी ऐसा आपको करना नहीं है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस वही होते हैं जहां से ऑलरेडी मार्केट ने कुछ ना कुछ, वो प्राइस से ऑलरेडी मार्केट ने मूवमेंट दी है, तभी वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनते हैं। उससे पहले वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनते नहीं है। तो राइट सपोर्ट और रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना बहुत जरूरी है। और वो कभी चालू मार्केट में नए नहीं बनते, वो ऑलरेडी प्रीवियस प्राइसेस पे वहां से मार्केट घुमा हुआ होता है, जो हम आगे देखेंगे चार्ट्स पर। ओके, कि कैसे होता है। तो हमने दो तीन चीजें देखी, कैंडल्स देखी, कैंडल्स के बाद ट्रेंड देखा, ट्रेंड के बाद सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखे, ठीक है। अब हम चार्ट्स पे शिफ्ट होते हैं और देखते हैं कि चार्ट्स पे ये सारी चीजें कैसे काम करती है। ओके। तो ये स्क्रीन मैंने शेयर करना स्टॉप किया है। अब मैं चार्ट्स के ऊपर हम जाएंगे। ओके, 2 मिनट में चार्ट्स पे आ जाता हूँ।
चलिए, आपको चार्ट्स दिख रहा है? आपको चार्ट की स्क्रीन दिख रही होगी अब। प्लीज एक बार मैसेज में यस लिख दीजिए सब लोग, मुझे पता चला कि सब एक्टिव है। कम ऑन, राइट यस। जिसको जिसको स्क्रीन दिख रही है, चार्ट चार्ट दिख रहा है, रेड कैंडल्स दिख रही है, ग्रीन कैंडल्स दिख रही है, वो फटाफट एक बार यस लिखिए चैट बॉक्स में। ओके। और बाकी सब, सबके मैसेज नहीं आए? कम ऑन, सिर्फ यस, YES, यस लिखना है। चलिए जल्दी, फिर हम आगे बढ़ते हैं। कम ऑन कम ऑन। ओके। 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 डन, मैक्सिमम लोगों के यस आ गए। ठीक है। चलिए, अब सिंपल ये मैंने चार्ट ओपन किया है। ठीक है। चार्ट की कोई भी हो सकता है, जो बेसिक, एकदम बेसिक, जिसको कुछ भी पता नहीं है वो आप प्लीज देख लीजिए। इन्हें कैंडल्स कहते हैं। ये जो सिंगल सिंगल एक कैंडल दिख रही है, ग्रीन रेड ग्रीन रेड 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 ग्रीन रेड, ये सारी कैंडल्स है। और अब आपको पता चल गया होगा कि अगर ये ग्रीन कलर की कैंडल है, मतलब यहां से भाव ऊपर गया, यहाँ से प्राइस ऊपर गया। और कोई रेड कलर की कैंडल है, वहां से हमें पता चल रहा है कि वो प्राइस क्या गया है, नीचे गया है। और बहुत सारी कैंडल्स ये जब मिक्स हो जाती है तो क्या बनती है, चार्ट। तो इसे हम कॉमनली क्या बोलेंगे, चार्ट। और जो सिंगल सिंगल जो रेड और ग्रीन है, उसे हम सिंगल नाम देंगे कैंडल्स। बहुत सारी कैंडल्स मिलकर इस तरीके से चार्ट बनता है। ओके। अब बहुत सारे टाइम फ्रेम्स, सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि टाइम फ्रेम क्या होती है। जो जो नए लोग हैं, अब उनके लिए एक दूसरा एक सब्जेक्ट आता है, टाइम फ्रेम। राइट। तो आपको मेरा कर्सर दिख रहा होगा, यहाँ पर ये जो डी लिखा हुआ है, वहां पर मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पर सारी टाइम फ्रेम आ गई है। 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15, 30, 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, 1 डे, 1 वीक, 1 मंथ। अब ये क्या है, इसका मतलब ये होता है कि अगर मैं 1 मिनट की टाइम फ्रेम यहां पर सिलेक्ट करता हूं, ये मैंने यहां पर 1 मिनट की टाइम फ्रेम सिलेक्ट कर दी है। ठीक है। तो अब ये जो आप कैंडल देख रहे हो, कोई भी कैंडल, कोई भी रेड कैंडल या ग्रीन कैंडल, तो इसका ओपनिंग और क्लोजिंग टाइम क्या होगा, 1 मिनट होगा। मींस हर 1 मिनट में एक कैंडल क्लोज होगी, और वो क्लोज होते ही एक दूसरी कैंडल ओपन होगी। राइट। तो अगर आप ध्यान से अगर इसको देखोगे, ठीक है, तो ये कैंडल्स के ऊपर मैं कर्सर ले जा रहा हूं। ठीक है। ये कैंडल के ऊपर मैं कर्सर ले गया, ग्रीन कलर की कैंडल। ठीक है। उसके वहां टाइम लिखा हुआ है, तो टाइम आप नीचे देखिए, डेट और टाइम दोनों है। यहां पर नीचे की साइड यहां पर देखना, तो क्या है, 9 अगस्त 2024, ये डेट है। 9 अगस्त की ये कैंडल है, और उसके बाजू में देखो टाइम लिखा हुआ है। वो टाइम क्या है, 9:15:23, मीन्स 3:23 की वो कैंडल है। अब जैसे ये कर्सर को मैं दूसरी कैंडल पे ले जाऊंगा, तो क्या दिखेगा आपको, 9 अगस्त 2024, 15:24, मीन्स 3:24 की कैंडल है। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि जो भी कैंडल यहाँ पर नई बन रही है, वो कितने ड्यूरेशन में बन रही है, 1 मिनट में। कितने ड्यूरेशन में बन रही है, 1 मिनट। अब ये 3:24 की कैंडल थी, अब मैं कर्सर और रेड कलर की कैंडल पर लेकर जाता हूं, तो अब ये क्या हुआ, 15:25, 3:25 की कैंडल है। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है टाइम फ्रेम से, कि टाइम फ्रेम अगर हम 1 मिनट सिलेक्ट करते हैं, तो हर कैंडल 1 मिनट में चेंज होगी। 1 मिनट के अंदर जो भी प्राइस के अंदर मूवमेंट आएगा, वो 1 मिनट की कैंडल में ओपन हाई लो क्लोज में वो सेटल हो जाएगा, और 1 मिनट के बाद दूसरी कैंडल बनेगी। तो यहां पर 1 मिनट सिलेक्ट किया है, तो हर 1 मिनट की कैंडल है। ठीक है। अब अगर मैं 5 मिनट सिलेक्ट करता हूं, यहां पर ये रहा 5 मिनट। ठीक है। तो वही स्टॉक है, निफ्टी 50 है, 9 तारीख का ही चार्ट है, नीचे आप देख लो, 9 अगस्त 2024 का ही है। बट अब इसमें चेंज क्या हुआ है, कि वो जो 1 मिनट का डिफरेंस आ रहा था हर कैंडल के बीच में, वो अब डिफरेंस क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। क्यों, हमने टाइम फ्रेम चेंज कर दी है। राइट। तो ये जो अगर मैं कर्सर में लेकर जाऊं इस कैंडल पर, ठीक है, ग्रीन कलर की कैंडल है, तो डेट आप देख लो नीचे, 9 अगस्त 2024। टाइम क्या है, 14:55, मीन्स 2:55 की ये कैंडल थी। ठीक है। अब अब मैं क्या कर रहा हूं, उसके बाजू वाली कैंडल पर कर्सर लेकर जा रहा हूं। ठीक है। अब वहां पर टाइम क्या हो गया, 15, मीन्स 3 मिनट की।
2:55 की ये कैंडल थी, अब ये कैंडल बनी है तो वो कब बनी है? 3 बजे की बनी है, मीन्स 5 मिनट का डिफरेंस है, 5 मिनट का वेरिएशन है। अब ये 15 बजे की कैंडल है, मीन्स 3 बजे की कैंडल है, तो नेक्स्ट कैंडल कितने की बनेगी? 3:05 की। चलिए अब मैं कर्सर ले जाता हूं और देखते हैं कितने बजे की है। यस, 15:05 मीन्स 3:05 की। उसके बाजू वाली कैंडल कितने की बनेगी? किस टाइम की बनेगी? 15:10 मीन्स 3:10। ये देख लीजिए, ये 3:10 है। तो टाइम फ्रेम का मतलब क्या होता है? उसमें कोई प्राइस ऐसे अलग से नहीं चलता है, या कुछ टाइम फ्रेम चेंज करने से चीजें अलग से नहीं हो जाती, बट ओपनिंग और क्लोजिंग टाइम किसी भी कैंडल का वो चेंज होता है। इसलिए आपको 1 मिनट का टाइम, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप कोई भी चार्ट देखोगे सेम स्टॉक का, सेम दिन का, वो अलग दिखेगा। 5 मिनट पर अलग दिखेगा, 10 मिनट पर अलग दिखेगा, 1 घंटे पर अलग दिखेगा। ठीक है, तो ये होती है टाइम फ्रेम। अब अगर इसे मैं ले जाता हूं 1 डे, किस पे? 1 डे। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये पूरे एक दिन में एक ही कैंडल बनेगी। जैसे मैं यहां पर जाता हूं तो ये देखिए, ये ग्रीन कलर की जो कैंडल दिख रही है वो कब है? अब इधर टाइम लिखा हुआ नहीं है, क्योंकि हम डेली टाइम फ्रेम पर एनालिसिस कर रहे हैं, यहां पर टाइम आएगा नहीं। ओके, डन। तो यहां पर क्या लिखा हुआ आ रहा है? शिफ्ट डेट। तो 7 अगस्त 2024 की डेट है। उसके बाद नेक्स्ट अगर कैंडल हम देखेंगे तो वो क्या है? 8 अगस्त 2024। तो 7th 8th, और उसके बाद 9 अगस्त 2024। तो वन वन डे का जो डिफरेंस है, मतलब ये हम डेली टाइम फ्रेम पे एनालिसिस कर रहे हैं, इसलिए यहां पर टाइम नहीं, यहां पर एक दिन की एक कैंडल ही बनती है। तो ये एक कैंडल ही हमें बताती है कि आज मार्केट में क्या हुआ है। ठीक है, इसमें ही मार्केट कितना नीचे गया, कितना ऊपर गया। अगर 1 डे का टाइम फ्रेम आप देख रहे हो और आपको पता चलता है कि भाई वो रेड कलर की कैंडल बनी है, तो उससे हमें सीधा, हमें कोई प्राइस देखने की या कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। इससे हमें सीधा पता क्या चलता है कि आज मार्केट कहाँ गया है? नीचे गया है। यहाँ पर ये ऐसी ग्रीन कलर की कैंडल आप देखते हो, तो आपको वो कैंडल देखकर ही पता चल जाएगा कि आज मार्केट का हाल क्या था। तो आज मार्केट कहाँ गया है? ऊपर गया है। ठीक है, तो ये कैंडल्स रेड और ग्रीन दो ही बनेगी, और या तो मार्केट ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, वही दो इंडिकेशन आने वाले। बट जैसे जैसे आप टाइम फ्रेम अलग करोगे, वैसे वैसे आपके चार्ट्स पर कैंडल चेंज होती जाएगी। और जो टाइम फ्रेम आप सिलेक्ट करोगे, वो टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग नई कैंडल्स बनेगी। 1 मिनट की टाइम फ्रेम सिलेक्ट करोगे तो हर 1 मिनट में एक कैंडल बनेगी। 10 मिनट की टाइम फ्रेम सिलेक्ट करोगे तो हर 10 मिनट में एक नई कैंडल बनने वाली है। ओके, डन। चलिए अब हम इस पर आ जाते हैं। सब कुछ सेम ही है, सिर्फ बैकग्राउंड वाइट हो गया है, राइट? अब अगर हम इसी पर ही समझते हैं कि बहुत ही बेसिक सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे काम करते हैं। तो अगर आप ये पिक्चर देख पा रहे हो यहाँ पर, सिर्फ इतना ही पिक्चर समझना है। ओके, इतना ही पिक्चर हमें समझना है। तो अगर हम इतना सा पिक्चर समझे, ठीक है, तो इसको मैं पहले बड़ा कर देता हूँ तो आप समझ पाओ अच्छी तरीके से। बहुत ही बेसिक चीज समझ रहे हैं हम, कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है, बहुत बेसिक। इतना तो हमें पता होना ही चाहिए, और इतना भी पता चल गया ना किसी को सही ढंग से, तो भी पैसे हम बना सकते हैं। ठीक है, अब ये थोड़ा सा मैं चेंज कर देता हूँ, सॉरी। हमें फोकस कहाँ करना है? इस पे फोकस करना है। ठीक है, अब मैंने आपको एक चीज बताई थी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस कभी चालू मार्केट में नए नहीं बनते हैं। सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमेशा वो ही कैलकुलेट किए जाते हैं अलग अलग टाइम फ्रेम पे, जहां से ऑलरेडी प्राइस मूवमेंट हुआ है।
तो ऑलरेडी प्राइस मूवमेंट हुआ है मतलब ऑलरेडी वहां से मार्केट ऊपर गया है या ऑलरेडी वहां से मार्केट कहाँ आया है, नीचे आया है। उन ही चीजों को हम सपोर्ट या रेजिस्टेंस कंसीडर करेंगे। और सपोर्ट और रेजिस्टेंस के पास आना मतलब ऐसा नहीं है कि सपोर्ट के पास आया तो हमेशा वहां से ऊपर ही जाएगा, रेजिस्टेंस के पास आया तो हमेशा वहां से नीचे ही आएगा। बट हाँ, एक बार, दो बार, तीन बार अगर आप ध्यान से किसी चीज को स्टडी करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वहां से मार्केट ऊपर जा सकता है। राइट? तो वो कैसे पता चलेगा? तो हम इतने ही एरिया पे अगर फोकस करते हैं तो अगर आप देख पाओगे यहाँ पर दो तीन बार मार्केट सेम जगह से क्या हुआ है, रिवर्स हुआ है। क्या हुआ है? सेम जगह से रिवर्स हुआ है। कौन सी वो तीन जगह है, हम देख लेते हैं। ये एक, ठीक है, ये दो, और ये क्या है, तीन। राइट? ये तीन लेवल्स मींस ये तीन प्राइस ऐसे है जहां से मार्केट ने रिवर्स लिया है। रिवर्स लिया है मतलब वहां पर आकर मार्केट हमेशा कहां जाने की कोशिश कर रहा है, ऊपर जाने की। तो यहां पर अगर हम ये छोड़ दे कि भाई ये अपने पास एनालिसिस है ही नहीं और अपने लिए सिर्फ यही है, तो हम इतने से पॉइंट से कभी भी ये डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि यहाँ ये मार्केट का सपोर्ट लेवल है। तो मार्केट का ये सपोर्ट लेवल है कि नहीं वो हमें कैसे पता चलेगा? जब हम उस प्राइस को वहां से मूव करने देंगे तब। तो जब ये मार्केट यहां से ऊपर चला गया तो उसके बाद ये क्या बना है, एक सपोर्ट बना है। और यहां आने के बाद मार्केट नीचे आया, उसके बाद जाकर ये लेवल क्या बना, आपका रेजिस्टेंस बना है, ये वाला। तो जब तक मूवमेंट वो प्राइस से नहीं आती तब तक ना ही वो सपोर्ट कंसीडर होता है और ना ही वो रेजिस्टेंस कंसीडर होता है। बट हाँ, एक बार यहां से मार्केट ऊपर गया, ठीक है, उसके बाद नीचे आया, तो अब ये जब लगातार नीचे आ रहा था तब हमें इस चीज से ये पता चलता है कि अगर मार्केट वापस इस पॉइंट्स के आसपास आता है, एक मिनट, ये पॉइंट के आसपास वापस अगर मार्केट आता है तो यहां से पॉसिबिलिटी है कि मार्केट ऊपर जाए। 100% नहीं कि यहां से जाएगा ही जाएगा, बट पॉसिबिलिटी क्या है कि यहां से मार्केट ऊपर जा सकता है। तो इससे हमें क्या पता चला कि जो भी बिगनर ट्रेडर है या जो ऑलरेडी कुछ टाइम से मार्केट में काम कर रहे हैं, तो मैंने स्टार्टिंग के सेशन में एक चीज बोली थी कि ट्रेड लेने से पहले आपको ज्यादा पेशेंस चाहिए, ट्रेड करने के बाद तो चाहिए ही चाहिए, बट ट्रेड लेने से पहले आपको उससे भी ज्यादा पेशेंस चाहिए। अब वो कैसे यहाँ पर अप्लाई होता है कि सपोज करो कि हमें पता चल गया कि ये सपोर्ट है, प्राइस अगर मैं देख लू 21,800 के आसपास, ये हमें पता चला कि यहाँ से मार्केट ऊपर गया था और अच्छा खासा गया कहाँ तक, 22,700, 750 के आसपास मार्केट गया। 21,800 से 22,700, 800 के आसपास गया, मीन्स 1,000 पॉइंट मार्केट सीधा वहां से ऊपर गया है। तो अब वो जो दो लेवल बन गए वो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल बन गए। तो 21,800 हमेशा क्या रहेगा, सपोर्ट रहेगा। कि अगर मार्केट ऊपर से गिरता हुआ आ रहा है तो इन लेवल्स पर 21,800 पर या 21,800 के आसपास मार्केट स्टेबल होने की कोशिश करेगा। ठीक है? तो अब ट्रेड कब करना है? अगर मार्केट नीचे आ रहा है, ठीक है, तो अगर ये रेड कलर की कैंडल बनी, सपोज ये हम बात करते हैं 15 अप्रैल। अब 15 अप्रैल को अगर आप देखो तो अगर प्राइस चल रहा है 22,300, तो अब आपको यहां से बाई नहीं करना है। 22,300 से अगर आपने बाई कर लिया तो 21,800 तक आपको मार्केट आने की जगह दिख रही है। तो आपको जब तक वो 21,800 आएगा तब तक आपको वो एमटीएम माइनस देखते रहना पड़ेगा। ठीक है? बहुत सारे लोग ये मिस्टेक करते हैं कि हाँ चलो 21,800 अगर सपोर्ट है तो थोड़ा सा नीचे आया, यहीं से अगर चला गया तो क्या होगा, मैं कहीं मिस ना कर लू ये ट्रेड, तो लोग पहले ही बाय कर देते। नहीं, हमें जितना हम 21,800 के नजदीक कोई भी ट्रेड लेंगे मींस बाइंग करेंगे उतना हमारा रिस्क कम है और सामने रिवॉर्ड ज्यादा है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ये सिस्टम से हमें क्या पता चला कि हमें एक्चुअल प्राइस मींस एक्चुअल सपोर्ट या एक्चुअल रेजिस्टेंस तक
प्राइस को आने देना पड़ेगा, उसके बाद ही हमें ट्रेड करना है। बीच में से हमें कहीं पर भी ट्रेड करना नहीं है। बीच में से अगर ट्रेड करेंगे तो पूरी पूरी संभावनाएं है कि हमें लॉस आए या हमें ज्यादा एमटीएम ज्यादा दिन तक देखना पड़े। ठीक है, किसी ने यहां से 22,300 से बाय कर लिया, ठीक है, उसके बाद 21,800 आया और 21,800 आने के बाद वापस वो ऊपर ही गया, बट वो पहले ट्रेड करने की वजह से क्या हुआ, एक तो उसका मनी ब्लॉक हो गया, एक उसको माइनस ज्यादा दिन तक देखना पड़ा। इससे अच्छा हम क्या कर सकते थे कि 21,800 21,900 के आसपास अगर हम बाइंग करते तो हो सकता था हमें माइनस कम देखने को मिले, और 21,900 या 800 से हमने बाई किया होता तो 22,300 तक तो हम पहले ही सोच रहे थे कि वहां से तो हम पहले ही बाई करने वाले थे, तो ऑलरेडी 22,300 आएगा तब तक तो हम प्रॉफिट बुक कर चुके होंगे। तो राइट जगह पर मार्केट को आने देना पड़ेगा। अगर आप नहीं राइट आने दोगे तो आप कहीं ना कहीं लॉस सफर कर सकते हो। ठीक है, तो ये मैंने डेली के ऊपर एनालिसिस किया कि ये सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे काम करते हैं। अगर हम अब मैं आ जाता हूं एकदम छोटी टाइम फ्रेम। ठीक है, छोटी टाइम फ्रेम मींस समझ लो 3 मिनट में हम एनालिसिस कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको टॉप व्यू देखना है। टॉप व्यू मतलब क्या होता है कि आप जितना चार्ट को छोटा कर सकते हो आपको उतना चार्ट को छोटा करना है। ओके, अब हम यहां पर देखते हैं कि सपोर्ट रेजिस्टेंस का अगर राइट नॉलेज हो तो हम कैसे अर्निंग कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम एनालिसिस करते हैं पिछले 2-3 दिनों के अंदर ही। इसका हम एनालिसिस करते हैं कि ये एनालिसिस कैसे काम किया। ठीक है, तो अगर हम देखते हैं यहां पर ये एक मेरे को रेजिस्टेंस लेवल मिला, यहां से मार्केट नीचे गया। ठीक है, ये गया उसके बाद ये बना है। ठीक है, और ये मार्केट यहां से ऊपर गया ये। ठीक है, तो ये मेरे लिए क्या बना है, नियरेस्ट सपोर्ट बना है। तो अब मेरे दिमाग में दो चीज क्लियर होगी। क्या क्लियर होगी कि अगर मुझे सेल करना है तो जितना 24,300 के आसपास से मैं सेल कर सकूं तो उस नियरेस्ट प्राइस से हमें सेल करना है। और अगर बाय करना है, ठीक है, तो मेरे को बाय कब करना है, जब मार्केट नियर बाय 23,900 के आसपास आता है तब। अब मेरे लिए दो रेंज बन गई, 23,900 एंड 24,300 350 के आसपास। ठीक है, तो अब जितना मैं इन दोनों प्राइस से नजदीक ट्रेड करूंगा उतना मेरे लिए रिस्क क्या है, कम है। ठीक है, तो अब सपोज ये मेरे पास लेवल था और 9 तारीख 6 तारीख को अगर मैं देखता हूं तो मेरे रेजिस्टेंस के बिल्कुल पास मुझे क्या मिल रहा था, ट्रेड मिल रहा था। तो वहां से सेलिंग करना ज्यादा प्रेफरेबल होता है, क्योंकि आप रेजिस्टेंस के लेवल से क्या करोगे, हमेशा सेल करोगे। तो इस लेवल से सेलिंग ज्यादा प्रेफरेबल होता है। क्यों प्रेफरेबल होता है, क्योंकि कुछ टाइम पहले ही जब इस प्राइस पे पहले मार्केट था यहां पर ये, तब मार्केट कहां गया है, नीचे गया है। तो पॉसिबिलिटी है कि मार्केट वो लेवल को वापस रिस्पेक्ट करे और वहां से हमें डाउनफॉल दे। ठीक है, तो हमने देखा कि यहां से ये नीचे गया है। ठीक है, अब मेरे पास दूसरी एक और रेंज थी, कौन सी, 23,900 के आसपास। तो ये जो लेवल था वहां पर हमेशा मेरी पॉसिबिलिटी और मेरी तैयारी क्या रहेगी कि 23,900 के जितने नजदीक मेरे को प्राइस मिले तो मैं वहां से क्या करूं, बाय करूं, तो ही मुझे एक अच्छा ट्रेड मिल सकता है। तो यहां पर इस लेवल से वापस मार्केट ऊपर भी गया है। ठीक है, अब मार्केट वापस इस लेवल के आसपास आया था तो नीचे भी गया है। तो ये मार्केट ये लेवल्स को रिस्पेक्ट कर रहा है। और हमने एक ट्रेंड के बारे में सीखा था कि ये ट्रेंड अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज ट्रेंड। तो अब जैसे ये दो प्राइस के बीच में ये मार्केट फंस गया है ना, तो ये हम कहीं ना कहीं ये धीरे धीरे क्या हो गया है, साइडवेज हो गया है। 1 मिनट में बताता हूँ एग्जैक्टली। ठीक है, ये मार्केट क्या हुआ है, धीरे धीरे साइडवेज हुआ है। साइडवेज हुआ है इसका मतलब क्या है, मार्केट हमें नेक्स्ट दूसरी साइड कहीं ना कहीं मोमेंटम देगा देगा ही देगा। तो बहुत ही बेसिक सपोर्ट लेवल की मैं बात कर रहा हूं।
जिससे इतना भी अगर किसी को आ गया तो अच्छा खासा ट्रेडिंग कर सकते हैं। ठीक है, जैसे किसी को कोई इन्वेस्टमेंट करना है, कोई अच्छे स्टॉक में इन्वेस्ट करना है, तो हमारे लिए प्रेफरेबल है कि आप 1 डे के टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करो कभी भी। डेली चार्ट पैटर्न पे जब भी हम सपोर्ट के पास आते हैं किसी पर भी, तो हमें बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सकता है। ये निफ्टी 50 था, हम सपोज एसीसी की अगर बात करते हैं तो ये है एसीसी। ठीक है, ये देखो, एसीसी ने भी उन लेवल्स को रिस्पेक्ट दिया है, जहां से वो पहले घुमा था वहीं से वो घूमता है। ये देखिए, ये 1, ये 2 और ये 3, राइट। तो ये तीनों लेवल्स पे मार्केट ने रिस्पेक्ट किया है। मतलब इतना बड़ा मूवमेंट अगर कहीं पर भी आ रहा है जहां से मार्केट 200-500 पॉइंट ऊपर गया है, तो उस प्राइस पे, उस लेवल पर बड़े बायर्स या कुछ तो है जो मार्केट को नीचे नहीं जाने देंगे। अगर वहां से रिवर्स हो रहा है तो हम सबसे कम एसएल लेकर वहां से बाहर निकल सकते हैं। जितना सपोर्ट के नजदीक और जितना रेजिस्टेंस के नजदीक हमें ट्रेड मिले तब ही क्यों करना है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि वहां से रिवर्सल तो हो ही सकता है, बट अगर हमने बाय किया सपोर्ट के नजदीक और मार्केट नीचे चला गया, तो हमारा जो एसएल मींस हमारा जो लॉस होगा वो बहुत ही मिनिमम होने वाला है, राइट। तो ये था सपोर्ट और रेजिस्टेंस का एनालिसिस हम बेसिक लेवल पर कैसे कर सकते हैं। कोई दूसरा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंडिकेटर्स, ऑसिलेटर्स, कोई न्यूज कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। डेली का टाइम फ्रेम हमें देखना है, और जहां से मार्केट पहले घुमा है उस प्राइस के पास अगर मार्केट आपको कभी भी मिले तो वो छोटे से एसएल के साथ आप वहां पर ट्रेड कर सकते हो। ओके, हाँ, 1 मिनट। यस, वी आर बैक, राइट। हाँ, वापस अलर्ट हो जाओ, 1 मिनट का ब्रेक था सिर्फ। ओके, तो हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखा। अब कल मैंने आपको एक बात की थी कि एक्यूरेसी चेकलिस्ट, कि आप जिस सिस्टम पे काम कर रहे हो उसकी एक्यूरेसी सबसे ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं एक्यूरेसी को सपोर्ट और रेजिस्टेंस में अगर मैच करता हूं, तो आपको एक चीज नोट कर देनी है। क्या? कि जितनी बड़ी टाइम फ्रेम होगी उतना आपका एक्यूरेसी लेवल सपोर्ट और रेजिस्टेंस में क्या होगा, ज्यादा होगा। और जितनी छोटी टाइम फ्रेम होगी, ठीक है, जितनी छोटी टाइम फ्रेम मींस 5 मिनट्स, 3 मिनट्स, 1 मिनट, उतना आपका एक्यूरेसी सपोर्ट और रेजिस्टेंस का कम होते जाएगा। और या फिर छोटी टाइम फ्रेम पे आपको थोड़ा सा अलग तरीके से एनालिसिस करना पड़ता है। पर जितनी बड़ी टाइम फ्रेम है, जैसे आप 1 आवर, 2 आवर, 4 आवर्स, 1 डे, ठीक है, 1 वीक, तो ये जो बड़ी टाइम फ्रेम्स है, यहां पर जब भी मार्केट सपोर्ट और रेजिस्टेंस के पास आता है तब हमें बहुत ही बड़ा रिवर्सल देखने को मिलता है। ठीक है, बहुत ही बड़ा मीन्स बहुत ही बड़ा। और आप यहां पर देख सकते हो मार्केट एक बार उन प्राइसेस को रिस्पेक्ट करता है, जो रियल सपोर्ट और रियल रेजिस्टेंस है वो हमेशा हमेशा
मार्केट उसको रिस्पेक्ट करेगा ही करेगा, राइट। जैसे 3 बार यहां पर आप देख सकते हो, ये 3 बार 14 मार्च, 19 अप्रैल और 13 मई, ठीक है। तो ये लेवल्स कितने इंपॉर्टेंट है, ये हमें यहां से तो पता चल ही रहा है कि ये यहां आने के बाद ऊपर गया, यहां आने के बाद ऊपर गया, यहां आने के बाद ऊपर गया। बट यहां से हमें एक और चीज पता क्या चल रही है दूसरी, कि ये सच में कितने बड़े सपोर्ट थे। जब ये अभी बीच में मार्केट में बहुत बड़ा ड्रॉ डाउन आया था 4 जून, ठीक है। तब एसीसी इतना जोर से गिरा, इतने टॉप से, ठीक है, वो रेजिस्टेंस के पास से गिरा है, बट रेजिस्टेंस के बाद वो इतना बड़ा गिरा है, तो सिंगल कैंडल की इतनी बड़ी मूवमेंट थी, वो इतना बड़ा जो सेलिंग प्रेशर आया, वो प्रेशर को एब्जॉर्ब कहाँ किया, वही सपोर्ट के पास इस सेलिंग प्रेशर को क्या किया है, एब्जॉर्ब किया है। तो जितना आपको सपोर्ट के पास कोई स्टॉक मिले तो खरीदिए, और निकलना कब है, जितना वो रेजिस्टेंस के पास आ जाए तब वो स्टॉक क्या कर देना है, बेच देना है, ठीक है। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल से आप एक अच्छा खासा ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो। बहुत ही बेसिक, कुछ भी यूज दूसरा नहीं करना है, बहुत ही बेसिक, ठीक है। अब हम बात करते हैं उस पर कि कल हमने जो रूल्स बनाए थे, SST फॉर्मूला जो हमारा था, सिस्टम, स्ट्रेटजी, टूल्स एंड टेक्निक्स। तो हमने एक ऐसी सिस्टम और स्ट्रेटजी बनाई है जिसके अंदर सारे सिस्टम के पार्ट्स, स्ट्रेटेजिकल पार्ट, टूल्स और टेक्निक्स, सब कुछ एक ही सिस्टम के अंदर हमने क्या कर दिया है, मर्ज कर दिया है। तो वो स्ट्रेटजी और वो सिस्टम कैसे काम करती है, अब हम वो देखते हैं, ठीक है। तो आपको ये स्क्रीन मेरी शेयर हो रही होगी। अगर आप नया चार्ट, बहुत सारी लाइंस अगर आप देख पा रहे होंगे तो प्लीज एक बार यस कीजिए, कि यस, चैट बॉक्स में एक बार यस लिखिए, आपको पूरा नया स्क्रीन दिख रहा होगा। यस, वेरी गुड। कम ऑन एवरीवन, नहीं दिख रहा? चलिए लिखिए यस, फटाफट यस लिखिए जिसको दिख रहा है। यस यस यस। कम ऑन। सबके मैसेज नहीं आए तो मैं वापस एक बार स्क्रीन हटाकर वापस शेयर कर रहा हूँ। 1 मिनट का टाइम दीजिएगा सिर्फ। जस्ट अ मिनट। राइट, डन, शेयर। यस, वापस मैंने स्क्रीन शेयर कर दी है, ठीक है। और अब आप सब कुछ देख पा रहे होंगे कि क्या है यहाँ पर। तो ये एक हमारी स्ट्रेटजी थी, ये हमारी एक इनबिल्ट स्ट्रेटजी है, जो बहुत सारे इंडिकेटर्स, ऑसिलेटर्स को मिक्स कर कर बनाई गई है। उसका हम थोड़ा सा आज अभी बैक टेस्टिंग देखेंगे कि ये स्ट्रेटजी काम कैसे करती है, और ये स्ट्रेटजी किन के लिए, जिसको स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ भी नहीं पता, बहुत ही न्यू, एकदम फ्रेश है, जो थोड़ा बहुत कैंडल और मार्केट, ये निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स थोड़ा बहुत सुना हुआ है, और उनके अंदर इच्छा है कि यार हमें एक ऐसी सिस्टम मिले जहां से हम बिना हेजिटेशन के ट्रेडिंग कर सके, और मेरे को दिन रात चार्ट देखने की जरूरत ना हो। मैं जॉब कर रहा हूँ तो ट्रेड कर कर मैं उसे छोड़ सकता हूँ, मैं कोई दूसरा काम में बिजी हूँ, कुछ भी हूँ, तो एक बार छोटा मोटा ट्रेड कर कर हम वहां से निकल सके। और बहुत एनालिसिस, मींस कौन सा एनालिसिस, टेक्निकल, बहुत बड़ा टेक्निकल एनालिसिस की करने की जरूरत नहीं है, कि हमें ट्रेंड एनालाइज करना है, सपोर्ट एनालाइज करना है, रेजिस्टेंस एनालाइज करना है, इंडिकेटर्स में डिमांड्स देखनी है, सप्लाई जोन देखना है, डिमांड जोन देखना है। तो अगर आप वो सब छोड़कर अगर ये स्ट्रेटजी सिंपली फॉलो करते हो, तो आप एक बहुत अच्छा प्रॉफिट, एक बहुत अच्छा रिटर्न यहां से निकाल सकते हो, ठीक है। अब ये स्ट्रेटजी के अंदर सब कुछ है, इसके अंदर इंडिकेटर्स भी आ गए, लीडिंग लैगिंग बोथ, ऑसिलेटर्स भी आ गए, ट्रेंड, ऑटोमेटिकली हमें यहाँ पर ट्रेंड पता चलता है हमारे इंडिकेटर्स के वजह से,
ठीक है, सपोर्ट रेजिस्टेंस हमें ऑटोमेटिक पता चलते हैं कि यहां से सपोर्ट लेकर मार्केट ऊपर जाएगा यार नीचे जाएगा, क्या एक्चुअल बाइंग ट्रेंड स्टार्ट हुआ है, क्या एक्चुअल में सेलिंग ट्रेंड स्टार्ट हुआ है। तो इसका हम थोड़ा सा आज एनालिसिस करते हैं कि एक ऐसी सिस्टम जहां पर आपको सिंपल 2 से 4 रूल्स फॉलो करने हैं, वो रूल्स फॉलो करने के बाद आप बहुत ही अच्छा प्रॉफिट कर सकते हो। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा पीछे ले जाता हूँ, थोड़ा सा हम बैक टेस्ट करेंगे। तकरीबन हम देखेंगे जनवरी महीने से कि अगर जनवरी महीने में किसी ने ट्रेडिंग चालू किया होता, राइट, और ये सिस्टम लगाई होती एसीसी के स्टॉक पर, ओके, तो उसको कितना प्रॉफिट हो सकता था। तो हम धीरे धीरे करके पीछे की साइड जा रहे हैं। मार्च महीने तक तो हम आ गए हैं। चलिए, चलिए, हाँ ज्यादा पीछे नहीं, अब फरवरी से ही स्टार्ट करते हैं। चलो, चार्ट्स लोड होने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है। ठीक है, अब दो बहुत ही सिंपल चीज से हम यहाँ पर काम स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट, सबसे पहले ये जो पूरी स्क्रीन है, तो अब हमें क्या करना है, हम रिवर्स एनालिसिस कर रहे हैं। हम पहले चार्ट्स और कैंडल नहीं देखेंगे, हमें सबसे पहले एंट्री देगा कौन, तो हमें सबसे पहले एंट्री देगा हमारा इंडिकेटर, राइट। इंडिकेटर मींस ये जो आपको दिख रहा है ये पूरा, एक मिनट, सॉरी मैंने पेन यूज कर दी, हाइलाइटर, यस, ये जो पूरा आपको दिख रहा है वो हमारा क्या है, इंडिकेटर है। सिर्फ ये पोर्शन, ऊपर की तरफ नहीं, सिर्फ ये जो पोर्शन है वो हमारा इंडिकेटर है। ये सबसे पहले हमें इंडिकेट करेगा कि अब हमें क्या करना है, कोई स्टॉक में बाइंग सेलिंग कुछ भी करना है तो सबसे पहले इंडिकेशन हमारा कहाँ आएगा, इस इंडिकेटर पर आएगा। इसीलिए इसका नाम क्या है, इंडिकेटर। सबसे पहले हमें इंडिकेट यही करेगा कि अब क्या करना है और कब करना है, राइट। तो चलिए, अब हम स्टार्ट करते हैं कि इसमें एनालिसिस कैसे करना है। अब क्या है कि जैसे जैसे कैंडल्स की प्राइस मूवमेंट यहाँ पर आती है, वैसे ही यहाँ पर ये आपको पिंक और रेड कलर की लाइन दिख रही है जो इस चार्ट के साथ साथ क्या कर रही है, मूव कर रही है। ठीक है, इस चार्ट के साथ ये लाइंस भी मूव कर रही है। यहाँ से ये ऊपर जा रहा है, यहाँ से भी ये ऊपर जा रहा है, फिर यहाँ से वापस नीचे आ रहा है, यहाँ से भी वापस नीचे आ रहा है। ठीक है, तो ये चार्ट्स के साथ, प्राइस के साथ ये लाइन मूवमेंट देती रहेगी। बट इसका एक पैरामीटर है। क्या पैरामीटर है, कि ये मैक्सिमम आप देख सक रहे हो कि यहां तक जीरो तक ही जाएगी। ठीक है, तो आपका जो एंड पॉइंट है इंडिकेटर में वो क्या है, जीरो। उसके बाद ये रेड कलर की लाइन, उसके बाद आप देख रहे हो कि आपको एक ग्रीन कलर की लाइन यहां पर दिख रही है। ठीक है, तो ये ग्रीन पॉइंट कलर की लाइन क्या है, ये आपका मिड पॉइंट है। ठीक है, ग्रीन कलर की कैंडल मिड पॉइंट है, मींस मिड पॉइंट कितने का है, 50 का है। और आपका जो एंड पॉइंट आएगा वो आप यहां पर देख पा रहे हो, 100, राइट। तो आपके लिए 3 पार्टीशंस हो गए, 0 to 50 एंड 50 to 100। अब इस रेंज के बीच में हमें पता चलेगा कि हमें ट्रेड कब करना है। तो जब भी ये पिंक और रेड कलर की लाइन जीरो को टच करती है, यहां पर ये जीरो को टच किया, ये जीरो को टच किया, तो जीरो को जब भी कैंडल टच करेगी तब हमें क्या हो जाना है, अलर्ट हो जाना है कि हाँ, अब हमें इस स्टॉक के अंदर क्या मिल सकता है, ट्रेड मिल सकता है, राइट। तो जीरो पर आते ही हमारा फर्स्ट इंटीमेशन आता है कि अब इसमें बाइंग आ सकता है। जीरो पे आते ही बाय नहीं करना है, जीरो पे आते ही हमें अलर्ट होना है कि हाँ, अब ये यहां पर बाय हो सकता है। ओके, अब सेकंड इंटीमेशन की हमें वेट करनी है कि सेकंड इंटीमेशन क्या है, जब ये लाइन जीरो को टच कर कर 50 को क्रॉस करती है, यहां पर
ये हमारी जो ग्रीन कलर की लाइन है उसको जब ये पिंक और रेड कलर की लाइन क्रॉस ओवर देगी तब हमें सेकंड कंफर्मेशन मिला है कि अब ये और डबल कंफर्म हो गया कि अब इसमें बाइंग कभी भी आ सकता है। और थर्ड कंफर्मेशन जिस पर हमें बाय करना है वो क्या है, जब यहां पर ये कैंडल्स ये रिबिन्स के बाहर निकलेगी, ये बहुत सारी आप लाइंस देख रहे हो ना, ये लाइंस क्रॉस कर कर जब कैंडल बाहर निकलेगी, हाँ मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूं एक बार तो आपको पता चल जाएगा। ये देखिए, जब ये लाइन ये ग्रीन कलर की लाइन यहां पर 50 को क्रॉस कर रही है, ठीक है, तभी ये कैंडल भी ये सारी लाइंस को ये क्रॉस कर रही है। यहां पर ये ऊपर आपको दिख रहा है ये कैंडल इस रिबिन्स को तोड़कर बाहर आई है। तो ये जो हमारा थर्ड कंफर्मेशन आया वो हमारा कंफर्म कंफर्मेशन है कि अब जैसे ये रिबिन के बाहर ये कैंडल निकलती है और क्लोज होती है तब हमें क्या कर देना है, बाय कर देना है। ओके, यहां पर हमें क्या कर देना है, बाय करना। एक ही मिनट, यस, यहां पर हमें क्या कर देना है, बाय करना है। यस, यहां पर ये जीरो को टच किया, ये 50 से बाहर आया और ये रिबिन से बाहर आया, मीन्स ये प्राइस। तो हमें बाइंग कब मिला है, अगर आप देख पा रहे हो यहां पर, तो ये प्राइस है 2658 2657 के आसपास, ठीक है, मीन्स 2669 के आसपास हमें ये ट्रेड मिला है बाई करने के लिए। तो यहां पर आपको क्या कर देना है, बाई कर देना है, राइट। अब एग्जिट कब करना है, और अगर बाय किया है और नीचे चला गया तो हमें एसएल कब लेना है, ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है। ट्रेड करना, बाय तो कर लिया, अब बाय करने के बाद दो ही सिचुएशन होगी, या तो वो स्टॉक ऊपर जाएगा और या वो स्टॉक नीचे जाएगा। तो कितना ऊपर जाएगा तब हमें बुक करना है और कितना नीचे आएगा तब हमें बुक कब बुक करना है, अब हम वो देखते हैं। एंट्री तो हो गई, अब एग्जिट। एग्जिट दो टाइप की, प्रॉफिट और लॉस दोनों, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम प्रॉफिट की बात करें तो हमें यहां पर एक लाइन रख देनी है जिसे कहते हैं हम हॉरिजॉन्टल रे, ठीक है। कहां पर रखनी है, 85 पर। कहां रखनी है, 85 ईयर, राइट। 85 पर हमने ये लाइन रख दी और इसे ही हम कलर दे देंगे रेड कलर का और थोड़ा सा इसका विड्थ बढ़ा देते हैं। यस, जब ये पिंक कलर की लाइन 85 को टच कर दे, प्राइस कुछ भी चल रहा हो, जब ये पिंक कलर की लाइन 85 को टच कर देगी तब हमें जो जितना भी प्रॉफिट मिल रहा है हमें वो प्रॉफिट वहां पर बुक कर देना है। जितना भी जो भी प्रॉफिट मिल रहा है वो हमें क्या कर देना है, वहां पर बुक कर देना है। तो हमने 2659 के आसपास बाय किया था और जब ये यहाँ पर 85 को ये लाइन टच की तब ये प्राइस क्या चल रहा था, 2705 के आसपास। मींस हमें 40 से 45 रुपए का प्रॉफिट ऑन हुआ है, ठीक है। अगर किसी ने कैश में डिलीवरी ली है तो जितना डिलीवरी लेंगे वो 10 नंग 12 नंग 15 नंग 100 नंग, तो इंटू 45 कर लेना, उतना आपको प्रॉफिट वहां पर हुआ है, ठीक है। और अगर किसी ने फ्यूचर्स बाय किए तो एसीसी का फ्यूचर 1.5 से 1.25 लाख के बीच में आ जाता है, मीन्स 300 शेयर्स उसके अंदर भी आ जाते हैं। हाँ, लगभग 300 के आसपास ही शेयर्स उसमें आते हैं, तो 40 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। तो किसी ने अगर फ्यूचर बाय किया होता तो उसको 12 से 15 हजार का प्रॉफिट यहाँ से बहुत आसानी से मिल सकता है। तो ये फर्स्ट ट्रेड। अब ये क्या हो गया कि प्रॉफिट कहाँ बुक करना है। अब सपोज करो कि एसीसी यहां से ऐसे ऊपर नहीं गया और एसीसी कहाँ चला गया, नीचे। तो कितना नीचे, तो एग्जिट करने के लिए हमें ये इंडिकेटर जो हमारा है वो यूज करना नहीं है। हमें क्या यूज करना है, ये रिबिन। रिबिन कैसे यूज करनी है कि हमने बाय ट्रेड कब लिया था, जब ये रिबिन से बाहर कैंडल निकल जाए तब। तो हमें सेम उसी तरीके से क्या करना है, एसएल भी लेना है, पर कब लेना है, जब ये मार्केट ऊपर नहीं और यहां से अगर नीचे जा रहा है और नीचे की साइड अगर रिबिन्स क्रॉस कर देता है इस तरीके से, यहां पर ऐसे ये रिबिन से नीचे अगर कैंडल्स आ जाती है
तो जो भी फर्स्ट कैंडल वहां पर निकलेगी उसका लो जैसे ब्रेकआउट होगा हमें क्या कर देना है, लॉस बुक कर देना है। ठीक है, ये सिस्टम है, ये स्ट्रेटजी है जो आपको प्रॉफिट करके देगी। ठीक है, बट इसको जैसा समझाया गया है, जैसे बताया गया है, वैसे ही फॉलो करते रहना है। ठीक है, अब नेक्स्ट ये ट्रेड तो हो गया। अब हम देखते हैं दूसरा ट्रेड हमें कब मिल रहा है। तो यहाँ पर जीरो को टच किया नहीं है, तो बाहर निकलने से हमें कोई भी चीज बाय करनी नहीं है। ठीक है, अब हमें इंतजार क्या करना है, जीरो का। तो ये यहाँ पर देखिए जीरो को टच हो गया है। ठीक है, तो अब ये स्टॉक हमें बाइंग दे सकता है, बाई करना है नहीं, बाइंग दे सकता है। तो अब फर्स्ट कंफर्मेशन हो गया। अब सेकंड कंफर्मेशन हमें क्या मिलने वाला है कि जब ये लाइन 50 को क्रॉस करेगी, किसको क्रॉस करेगी, 50 को। तो ये 50 को कहां क्रॉस कर रही है, यहां पर, राइट। यहां पर ये 50 को क्रॉस हो रहा है 26 मार्च के आसपास। अब जब ये 50 को क्रॉस कर रहा है तो हमें थर्ड कंफर्मेशन क्या मिलना चाहिए कि रिबिन से ऊपर ये कैंडल्स जानी चाहिए। तो रिबिन से ऊपर जैसे ये कैंडल्स जाती है तो हमें थर्ड कंफर्मेशन भी मिल गया है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, बाय करेंगे। ये प्राइस चल रहा है 2445 के आसपास, हमने बाई किया। ठीक है, 2445 पे हमने बाई किया है। और हमें कहां तक वेट करना है, जब तक ये प्राइस 85 को टच ना करे तब तक, या 85 को क्रॉस ना करे तब तक। तो यहां पर 85 को टच करके क्रॉस किया है इस लेवल पर। तो 2445 पे बाई किया था और हम एग्जिट कहां कर रहे हैं, 2505। ठीक है, मीन्स 55 वो और 5 ही है। हमें टोटल 60 पॉइंट्स का यहाँ पर प्रॉफिट मिला है। ठीक है, पहले हमने ट्रेड किया था वहां पर 45 पॉइंट मिले, यहाँ पर 60 पॉइंट का हमें प्रॉफिट मिल रहा है। सिर्फ ये सिस्टम फॉलो करना है, कुछ भी नहीं, राइट। अब यहाँ पर हमने बुक कर दिया, 85 को टच हो गया। अब वेट करो वापस जीरो पर आने का। तो जब तक जीरो पर नहीं आता हमें कुछ भी नहीं करना है, तो वेट करो जीरो पर आने का। यहाँ पर ये वापस जीरो को टच कर रहा है, यहाँ पर ये यहाँ पर जीरो को टच कर दिया। मींस अब एसीसी में कभी भी बाइंग आ सकता है। और बाइंग आएगा तो सबसे पहले हमें इंटीमेट क्या करेगा कि 50 को क्रॉस होना पड़ेगा। तो 50 को क्रॉस कहां पर हो रहा है, इस जगह पर। यहां पर क्या हुआ है, 50 क्रॉस किया है, यस। 23 अप्रैल को यहाँ पर 50 क्रॉस हुआ है। और ये 50 क्रॉस कर रहा था तब कैंडल्स भी रिबिन को क्रॉस कर चुकी थी। तो हमें यहाँ पर बाइंग कहां से मिला है, 2450 2451 के आसपास हमें यहाँ पर ट्रेड मिल चुका है। और ट्रेड मिलते ही 2450 पर दूसरे दिन 85 को टच कर दिया है यहाँ पर। ठीक है, मार्केट खुलते ही 10 मिनट के बाद हमने प्रॉफिट बुक कर दिया है 2323 पे। 2450 के आसपास बाई किया था और 2523 के आसपास हम उसे प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। मीन्स 50 पॉइंट वो और 23 पॉइंट ये, मीन्स 73 पॉइंट्स के आसपास हमें इसमें प्रॉफिट हुआ है। पहले ट्रेड में 45 पॉइंट, सेकेंड ट्रेड में 60 पॉइंट, थर्ड ट्रेड में 73 पॉइंट्स का हमें प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, सिर्फ ये सिस्टम, ब्लाइंडली ये सिस्टम फॉलो करने से। ठीक है, और इसमें ना ही आपको डर लगेगा, क्यों, आपको पता है एग्जिट क्या कहाँ लेना है और आपको पता है कि प्रॉफिट कहाँ बुक करना है। तो जब ऊपर जा रहा होगा तब आपके अंदर लालच भी आएगा नहीं। ये बात हमने कल डिस्कस की थी कि एक्चुअल ट्रेडिंग और रियल ट्रेडिंग वही होता है जिसके अंदर ट्रेड डालने के बाद ट्रेडर के माइंड के अंदर, दिमाग के अंदर ना ही डर का इमोशन एक्टिव होना चाहिए और ना ही लालच का इमोशन यहाँ पर एक्टिव होना चाहिए, तो ही आप सही ट्रेडिंग कर पाओगे। तो यहां पर अगर आपके बाई करने के बाद मार्केट नीचे जा रहा है तो आपको पता है कि कहां पर मुझे एग्जिट करना है, तो आप मेंटली उस चीज के लिए प्रिपेयर्ड हो, तो आप वहां से एग्जिट, वहां पर प्राइस आएगा तो आप डरोगे नहीं, वहां से आप आराम से एग्जिट कर लोगे, जो भी लॉस चल रहा होगा वो लेकर। और प्रॉफिट ट्रेड करने के बाद कितना प्रॉफिट बुक करना है, तो 85 की लाइन हमारी क्या है, प्रॉफिट बुकिंग की है। तो जैसे ही 85 को टच होता है तो आपको पता है कि यहां पर मुझे बुक कर ही देना है। तो उस टाइम पर आपके अंदर लालच नहीं आएगा कि मैं 4 रुपए और ले लू, 10 रुपए और ले लू। और इतनी सिस्टम देने के बाद भी अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको 2 रुपए और ले लू और 4 रुपए और ले लू, तो वो गलती आप वापस रिपीट करोगे तो हो सकता है आपको लॉस फेस करना पड़े स्ट्रेटजी यूज करने के बाद भी। तो आपको क्या करना है, ना ही अपना
कोई भी एनालिसिस लगाना है ना ही कुछ भी करना है, आपको सिंपली 0 से 50, 50 से 85 और रिबिन के बाद आपको सिंपली ये चीजें फॉलो करनी है। इससे होप सो आप सबको समझ में आ रही है स्ट्रेटेजी कैसे काम करती है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। 3 ट्रेड हमने लिए, तीनों तीन में प्रॉफिट आया 45, 60, 73। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लिया। अब हमें वापस वो जीरो को आएगा उसका इंतजार करना है। तो जीरो पर कहाँ आ रहा है, यहाँ पर ये जीरो पर आया है। तो जीरो पर आते ही हम एक्टिव हो जाएंगे कि हाँ अब हमें ट्रेड मिल सकता है। राइट, तो यस जीरो पे आ गया। सेकंड कंडीशन हमारी क्या है, 50 क्रॉस होना चाहिए। तो यहां पर ये 50 क्रॉस हो रहा है, और जब 50 क्रॉस हो रहा हो तब कैंडल्स रिबिन के बाहर आ जानी चाहिए। तो यहाँ पर ये कैंडल्स भी रिबिन के बाहर आ चुकी है, और हम यहाँ पर क्या कर देंगे, बाई करेंगे 2450 के आसपास, 2453, 2453 के आसपास हम बाई कर रहे हैं। ठीक है, वापस अब हमने बाई कर दिया है, तो हमारे लिए एग्जिट पॉइंट क्या है, अगर नीचे चला गया तो अगर ये यहाँ से ऐसे ऊपर नहीं गया और यहाँ से ऐसे नीचे आ गया, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, एग्जिट कर देंगे। ठीक है, तो आपको पता है यहाँ मुझे एग्जिट करना है, और ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पर ऊपर जाते टाइम हमारी जैसे ही लाइन 85 को टच होगी, तो हम क्या कर देंगे, 85 को टच करते ही हम प्रॉफिट बुक कर देंगे यहाँ पर। राइट, तो 85 को टच क्या कर रहा है, यहाँ पर कर रहा है, वो प्राइस क्या है, 2485। ठीक है, हमने बाई कहां से किया था, 2450 के आसपास, और हम एग्जिट कहाँ हो रहे, 2500 के आसपास हम यहाँ पर एग्जिट हो रहे हैं। तो हमें तकरीबन 45 से 50 पॉइंट का वापस यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है। जो जितना भी प्रॉफिट दे, कभी कभी हो सकता है कि जब वो 85 को टच करे तब आपको 70, 80, 90 पॉइंट, 100 पॉइंट का भी प्रॉफिट दे, और कभी कभी हो सकता है कि आपको 20, 30, 35 पॉइंट का भी प्रॉफिट दे, बट रहोगे हमेशा प्रॉफिट में, ये बात पक्की है। तो जो भी प्रॉफिट उस टाइम पे चल रहा है हमें वो क्या कर देना है, वहां पर बुक कर देना है। ठीक है, अब हमने बुक कर दिया, अब हमें और कुछ भी नहीं करना है, अब जीरो पर आने का इंतजार करेंगे। क्या करेंगे, जीरो पर आने का इंतजार करेंगे। तो ये यहाँ पर जीरो पे टच हो गया है। जीरो को टच होते ही हमें, जब ये 50 को क्रॉस करेगा और जब कैंडल्स हमारी रिबिन को कट आउट देगी, तब हमें क्या करना है, वापस बाइंग करना है। ओके, यहाँ पर तो हम ये देख लेते हैं कि यहाँ पर 50 क्रॉस हो गया, बट कैंडल्स बाहर नहीं निकली है। तो कैंडल्स कब बाहर निकली है, यहाँ पर निकली है। तो हमारा बाइंग कब होगा, यहाँ पर होगा। वो प्राइस क्या चल रहा है, 2486, 2486 के आसपास हम क्या करेंगे, बाइंग करेंगे। राइट, और हमें एग्जिट कब करना है, जब वो 85 को टच करे। तो 2486 पे हमने क्या किया, बाई किया, और ये 85 को टच कहाँ हो रहा है, इस जगह पर। ठीक है, तो ये हो गया 2629, 30 के आसपास। ठीक है, और हमने बाई कब किया था, 2480 के आसपास बाई किया था, और 2630 के आसपास हम उसे एग्जिट करेंगे। तो ये वापस आपको बहुत बड़ा प्रॉफिट यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है, इसी जैसे स्टॉक में आपको 40 टू 50, 50, 55 पॉइंट्स आराम से मिलते हैं इस स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग। राइट, यहाँ पर हमने वापस बुक कर दिया प्रॉफिट। अब हमें क्या करना है, वापस जीरो तक आने का इंतजार करना है। ये जीरो का टच हुआ यहाँ पर। ठीक है, ये जैसे ही जीरो का टच हुआ हमें एक्टिवेट हो जाना है। ये यहाँ से 50 से बाहर निकला, ये यहाँ से, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर बाइंग करेंगे 2610 के आसपास। और जब तक वो 85 को टच नहीं होता तब तक हम क्या करेंगे, वेट करेंगे। टच कहाँ हो रहा है, यहाँ पर, तो 2670 पर हम क्या कर देंगे, सेल आउट कर देंगे। राइट, तो 2610 पे लिया, 2670 के आसपास हमने सेल आउट किया। अब आपने एक चीज नोटिस की होगी कि ये जब 85 को टच होने जा रहा था, उससे पहले ये मार्केट नीचे आया, और नीचे कितना आया कि उसने रिबिन्स को क्रॉस कर दी। ठीक है, तो रिबिन्स जैसे क्रॉस होती है तो आपको एक बार वहां पर एसएल बुक कर देना है। आपको वहां पर कंटिन्यू ट्रेड खड़ा रखना नहीं है, एक बार एसएल वहां पर आपको
क्या कर देना है, बुक कर देना है। और वापस अगर ये जीरो को टच नहीं हुआ और यहाँ वापस 50 क्रॉस कर दिया इसने और वापस ये रिबिन के बाहर जाता है, तो आपको वापस एक बार ये ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, तो आपको यहाँ पर एक एसएल मिला और वापस ट्रेड मिल गया, तो जितने का एसएल आया उससे डबल का यहाँ पर आपका वापस आपको प्रॉफिट हो चुका है। तो ये जो स्ट्रेटजी है वो बहुत ही सिंपल और इजी स्ट्रेटजी है, कोई भी इसे समझ सकता है और बहुत आसानी से। ऐसा नहीं कि सिर्फ निफ्टी 50 में चलती है, बैंक निफ्टी में चलती है, निफ्टी 200 जितने भी स्टॉक है निफ्टी 200 के, उन सब स्टॉक के अंदर ये बहुत ही अच्छी तरीके से काम करती है। राइट। तो ये था हमारा स्ट्रेटजी। ठीक है। किसी के मैसेज आए हुए हैं। टाइम 5 मिनट। हाँ, टाइम फ्रेम 5 मिनट का है इसके अंदर, ये स्ट्रेटेजी के अंदर टाइम फ्रेम 5 मिनट का ही रहता है। ठीक है। तो होप सो आपको कुछ ना कुछ इंसाइट मिला होगा, कुछ सिस्टम समझ में आई होगी कि कैसे काम करना है। देखो, वैसे देखे ना जाए तो स्टॉक मार्केट बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बट वो कॉम्प्लिकेटेड कब हो जाता है, जब हम बहुत सारी चीजें उसके अंदर डाल देते, बहुत सारी चीजें मिक्स कर देते, तब उसके अंदर ट्रेडिंग करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। बट जितना आप आपके चार्ट को क्लियर और सिस्टमेटिक रखोगे और जितना आप माइंड से उधर क्लियर रहोगे, उतने अच्छे तरीके से आप क्या कर सकते हो, ट्रेडिंग कर सकते हो। बहुत सारी चीजें लगा दी और बहुत सारी सिस्टम, बहुत हार्ड सिस्टम बना दी, तो कभी इंडिकेटर बोलेगा बाय तो कैंडल बोलेगी सेल, इंडिकेटर बोलेगा बाय, कैंडल बोलेगी सेल, तो आप हमेशा कंफ्यूज रहोगे करना क्या है, करना क्या है। तो हमेशा सिंपल सिस्टम बनानी है। जैसे हमने सिस्टम का रियल मीनिंग क्या हुआ, अभी हमने जो देखा, अभी जो हम स्ट्रेटजी देख रहे थे, वो रियल स्ट्रेटजी और रियल सिस्टम है, जहां पर कोई भी ट्रेडर आकर प्रॉफिट कर सकता है। तो वो ट्रेडर प्रॉफिट नहीं कर रहा, वो सिस्टम उसको वहां से प्रॉफिट निकाल कर दे रही है। ठीक है। तो सिस्टम उसे कहते हैं जिसके अंदर आदमी को डर ना लगे और वो खुद ट्रेड करे, किसी की भी क्या बोलते हैं, हेल्प लिए बिना। वो जब ट्रेडिंग करना स्टार्ट करता है तभी वो रियल ट्रेडर होता है, तभी वो जाकर प्रॉफिट हो सकता है। ठीक है।